अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, और ये हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। इसमें हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अमाइंस की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ओके, तो यहां पर C6H5 ले लें, या यहां पर R, समझ गए बच्चों, प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन, ये केवल इन्हीं में मिलती है 1 डिग्री अमाइन में। 1 डिग्री अमाइन प्लस यहां पर क्लोरोफॉर्म और प्लस 3KOH, समझ गए बच्चों। इनमें रिएक्शन होती है। इनमें से हम क्या करें कि यहाँ से 3 ये वाले जो H हैं और 3 OH, मतलब ये 3 OH और एक ये वाला है और एक ये वाला, समझ गए बच्चों, कि यहाँ पर हम ये वाला H, ये 3 OH, इनको मिला दें और इनको मिला दें, और जो बाकी बच्चा वो रिएक्शन में जोड़ दें। तो यहाँ हीट करने से RNC प्लस 3H2O और प्लस 3KCl ये बनता है। तो ये है एल्काइल आइसोसाइनाइड, समझ गए बच्चों। इसकी अनप्लेसेंट जो है स्मेल होती है, और इसीलिए इसे बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और यही रीजन है कि प्राइमरी अमाइनिक ग्रुप जो है, अमाइन ग्रुप का जो प्रैक्टिकली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही अनप्लेसेंट स्मेल होती है और बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, समझ गए ना। अब यहाँ पर अगर हम C6H5 ले लें, ठीक है, तो एनिलीन ले लें और CHCl3 प्लस 3KOH, तो आप देखोगे क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों, C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। यहाँ पर अगर हम मिथाइल अमाइन ले लें इस तरह से, और CHCl3 प्लस 3KOH, तो फॉर्मेशन होगा CH3NC प्लस 3KCl और प्लस क्या 3H2O। तो इस तरह से ये एक टेस्ट भी है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अब देखो इसकी मैकेनिज्म बता दूं मैं कि जो मैकेनिज्म है वो क्या है। तो देखो यहाँ पर ये है अमाइन, समझ गए बच्चों। तो देखो पहले बता दूं कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बेल, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो KOH प्लस HCCl3, ओके बच्चों, तो ये बनता है KCl प्लस H2O और प्लस CCl2, ये है हमारा यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन, समझ गए बच्चों। यहाँ पर ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आता है कि यहाँ पर RNHH, ये है लोन पेयर, प्लस CCl2, समझ गए बच्चों। ये इसमें, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया जाता है। अब ध्यान रखें कि जितना बेसिक एनिलीन होगा ये रेट उतना ही फास्ट होगा। अभी हम एक अलग से पॉइंट सेट करेंगे। तो यहां पर बनेगा RNHH और यहां पर CCl2। अभी यहां पर क्या है बच्चों, और यहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और फिर इसके बाद यहां से RN, एक H बचेगा, ये पेयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहां पर ये इस तरह से Cl जुड़ा है, बाद में एक लोन पेयर यहां आएगा, समझ गए बच्चों, और ये चेंज हो जाएगा इस तरह से, और एक Cl निकल के बाहर हो जाएगा। तो यहां डबल बॉन्ड और यहां Cl, इस तरह से। और फाइनली ये जो एक है फिर से ये भी इधर आ जाएगा, तो ये Cl निकल के बाहर होगा और ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यही हमारा इसमें क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक देख रहे हैं आप कि यहां से एक यहां Cl माइनस हो गया, और फाइनली यहां पर भी एक HCl माइनस हो गया। यहां पर क्या निकल गया, एक H प्लस। तो इस तरह से 2 HCl रिमूव हो जाते हैं। यही दो जो HCl है
ठीक है, वो 2 KOH से रिएक्शन करेंगे और 1 KOH इस डाइक्लोरोकार्बीन के फॉर्मेशन में यूज होता है और इसीलिए टोटल मिला के 3 क्या लगेंगे बच्चों, KOH। यहां पर मैं बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ अमाइन मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा अमाइंस उतने ही ज्यादा। मीन्स अगर हम ये कहें कि अगर एक एनिलीन में पूछा गया है तो यहां NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़ा है तो ये एनिलीन से ज्यादा रिएक्शन फास्ट देगा कार्बोलामीन, और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना बच्चों, विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है तो ये ऑर्डर आएगा बेसिसिटी का। समझ गए ना कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर रिंग में आता है तो रेट ज्यादा फास्ट होगा। मींस अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये दे रखा है NH2, ओके, और यहां पर लिखा है OR, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा एनिलीन में। बेसिसिटी का भी ये ऑर्डर है और यही रेट ऑफ किसका है बच्चों, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का, इस तरह से। और फिर यहां पर NH2 और ये जो है इस तरह से, अगर हम NH2 और यहां क्या ऐड कर दें NO2, तो ये इनकी रेट का ऑर्डर है। कौन सा रेट है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। एक दो इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो RNC है, ठीक है, अगर इनको हाइड्रोलाइज्ड किया जाएगा एसिड की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट होते हैं NH2 प्लस HCOOH। समझ गया बच्चों। अगर हम इसे रिड्यूस कर दें LiAlH4 तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे RNHCH3 सेकेंडरी अमाइन में, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कर दें तो ये RNC और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, Cl2, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर इसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करा दी जाए ठीक है, आइसोसाइनाइड ग्रुप में अगर हम सल्फर को से रिएक्शन करा दें तो ये जो सल्फर है या इसमें X2 तो यहाँ सल्फर के साथ बन जाएगा RNCS। ठीक इसी तरह से आइसोसाइनाइड की रिएक्शन ओजोन से करा दी जाए तो बनेगा RNCO। और तो इस तरह से ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन करता है कार्बन के थ्रू, क्योंकि उसमें एक पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डाइवैलेंट रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है। तो ये है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बताई। तो ये है पहली रिएक्शन जो कि अमाइन में आपको देखने मिलेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इसको अच्छी तरह से तैयार रखें। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, और ये रिएक्शन है हमारी क्या कार्बाइल अमाइन हो गई। इसके फिर है रिएक्शन ऑफ, ठीक है, अमाइंस विद नाइट्रिक एसिड। किसके साथ है बच्चों, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रिक एसिड। जैसे पहला ले हम एलिफैटिक अमाइन, क्या ले लेते हैं हम, एलिफैटिक अमाइंस। तो इसमें तीनों डिग्री अमाइंस की रिएक्शन अलग अलग होती है बच्चों। देखो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ले लें, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, कौन सा, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा कि ये है RNH2 प्लस यहां पर नाइट्रस एसिड लिया जाए, तो यहां पर अगर हम नाइट्रस एसिड जो होता है, डायरेक्ट तो नहीं होता लेकिन मैं अभी यहाँ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दूं, ये OH, यहाँ NaNO2 और प्लस क्या HCl, तो यहां से ये रिमूव हो जाता है और यहां से ये रिमूव हो जाता है। तो पहले ये जो है एक्चुअली इसमें बीच में कुछ समय के लिए क्या बनता है बच्चों, एक, या मैं डायरेक्ट बता दूं, पहले यहाँ पर ये क्या हो जाएगा OH और यहाँ क्या निकल जाएगा N2 और प्लस क्या H2। एक्चुअली इसमें पहले HCl की प्रेजेंस में चूंकि HCl रहता है तो ये बनता है N2Cl, इस तरह का, जो हाईली अनस्टेबल होता है बच्चों। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, और तुरंत ब्रेक हो जाता है R+
प्लस N2 और प्लस क्या Cl, और यहाँ पर चूंकि वाटर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। तो ध्यान रखें कि अगर हम 1 डिग्री ठीक है अमाइंस लेते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। कि जब हम प्राइमरी अमाइंस की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलते हैं अल्कोहल। इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है बीच में जो अनस्टेबल है। लेकिन सोचो आप कि अगर इसमें C6H5NH2 लिया जाए, ठीक है, और यहां पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दी जाए, ओके, HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहां पर NaNO2 और क्या लिया जाता है बच्चों, HCl, इस तरह से। तो यहां पर बनता है C6H5N2Cl। ये एक ध्यान रखें स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल डाई एजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखें एलिफेटिक का जो डाई एजोनियम सॉल्ट है, ये डाई एजोनियम जो सॉल्ट है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। लेकिन यहां डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है बच्चों, और इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है डाई एजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। इस रिएक्शन में इनकी स्टेबिलिटी का रीजन है यहां पर ये जो ग्रुप होता है ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बच्चों, और ये प्लस है और यहाँ क्या Cl। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर, मतलब ये कहें कि रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल हो जाता है, ऐसे ये है। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से ये एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण यहाँ नाइट्रोजन और रिंग के बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है, और यही रीजन है कि जल्दी इसमें से N2 बाहर नहीं जाता। तो अगर हम एरोमेटिक एमाइंस लेते हैं, ठीक है, तो इसमें बना हुआ डाइएजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, और ये एक अलग से ही चैप्टर पढ़ना है हमें, डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन एल्फेटिक जो होते हैं उनमें ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनमें इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। समझ गए बच्चों। तो ये है 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन। अब हम आते हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या लें हम, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन जब लिए जाते हैं तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है नाइट्रोसो, ठीक है, ये है नाइट्रोसो अमाइन। ये एक येलो ऑयली लिक्विड होता है बच्चों, समझ गए ना, कैसा होता है, येलो ऑयली लिक्विड। मींस यहां पर अगर हम R2NH प्लस HONO लिया जाए और यहां पर NaNO2 और प्लस क्या HCl, तो यहां से ये रिमूव होगा और R2NNO और प्लस H2O, नाइट्रोसो अमाइन, ये एक ऑयली लिक्विड बनता है। तो ये है सेकेंडरी अमाइन के साथ, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये इस तरह से माइनस। और 3 डिग्री अमाइन की बात करें, समझ गए बच्चों, कि 3 डिग्री अगर अमाइन लेते हैं हम, तो यहां पर ये R3N प्लस HONO, तो ये R3NHNO, ये प्लस ये माइनस, और ये सॉल्यूबल हो जाता है किसमें, सॉल्यूबल इन नाइट्रस एसिड। समझ गए ना। बाद में ये चेंज हो जाता है बच्चों R2NO और प्लस ROH में, वही नाइट्रोसोअमीन बन जाएगा इस तरह से। तो ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है कि जो टर्सरी अमाइन है बच्चों वो नाइट्रस एसिड में डिसॉल्व है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक सॉल्ट बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, एक सॉल्ट, और इसलिए वो बाद में इस तरह से नाइट्रोसामाइन और अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो ये है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की। फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। तीनों अमाइंस का अलग अलग ऑक्सीडेशन है। जैसे हम फर्स्ट यहां ले लें, ये है प्राइमरी अमाइन, ठीक है बच्चों। तो प्राइमरी अमाइन का देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो जो प्राइमरी अमाइन है, अगर हम इस तरह से लें कि R, ठीक है, और ये है CH2NH2, समझ गए बच्चों, और यहाँ ये O है, अगर ये KMNO4 की प्रेजेंस में किया गया है तो ये बनता है RCH, समझ गए बच्चों, NH, और फाइनली यहाँ पर क्या निकल गया, H2O। लेकिन ये जो H2O निकल रहा है, इससे ये
हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और ये बन जाता है। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अमाइन का अगर KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया गया है तो आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या है, तो ये बनता है। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेशन H2SO5 की प्रेजेंस में की करते हैं तो ये बनता है RCH2, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर NHOH, ये कहलाएगा एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन, इस तरह से। तो ये NH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, जबकि KMnO4 इस तरह से नाइट्रोजन के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के उसको एल्डिहाइड में चेंज करता है। अगर हम 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, समझ गए बच्चों, कि 2 डिग्री अमाइन लिया जाए, और अगर हम यही ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अमाइन की दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन ले सकते हैं हम इसमें, तो ये है R2NH प्लस O प्लस HNR2, समझ गए ना। तो यहां से ये रिमूव कर देगा, ये यहां से इतना KMnO4 की प्रेजेंस में होगा, तो ये बनाएगा R2NNR2 टेट्रा एल्काइल हाइड्राजाइन। क्या बनेगा, टेट्रा एल्काइल हाइड्राजाइन। अगर यही ऑक्सीडेशन H2SO5 की प्रेजेंस में कराएंगे ना बच्चों, ठीक है, तो ये बना देता है R2NOH डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या बनेगा, डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो इस तरह से इनमें अल्फा हाइड्रोजन था। और अगर हम टर्सरी अमाइन लेते हैं बच्चों, क्या लें हम, टर्सरी अमाइन, तो R3N प्लस O, यहां पर वही है, कोई भी ऑक्सीडाइजर लिया जाए, जैसे कि यहां पर है, चूंकि KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो H2SO5 की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा एक ऑक्साइड बन जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ KMnO4 का यूज करें तो नो ऑक्सीडेशन, उसके लिए एक अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये नाइट्रो, ठीक है, अमीनो ऑक्साइड बन गया। ये तो एक अमीनो ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन इनसे ऑक्सीडाइज नहीं होता, अमीनो ऑक्साइड। लेकिन अगर हम KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज होगा 3 डिग्री अमाइन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन, तीनों अमाइंस का। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं, और ये है एल्काइलेशन। समझ गए बच्चों, एल्काइलेशन मींस एल्काइल ग्रुप का एंटर होना। तो देखो, अगर हम 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, ठीक है, और RX से इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH की प्रेजेंस में एक्वस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R2NH, समझ गए बच्चों। और अगर R2NH है और फिर RX की रिएक्शन इसी में एक्सेस में लेते जाएं तो बन जाएगा R3, और फिर R3N, और फिर RX की रिएक्शन करेंगे तो बनेगा R4NX, मतलब ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। समझ गए बच्चों, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन, ये बन गया 3 डिग्री अमाइन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन, सॉरी एल्काइलेशन हो रहा है, एल्काइल ग्रुप एंटर करता जाता है। 3 डिग्री के बाद ये टेट्रा मैंने क्वाटरनरी, अब इसके बाद नहीं रिएक्शन होगी। इसी में दूसरी होती है एसाइलेशन, ठीक है, एसाइल ग्रुप का एंटर कराना। तो हम अगर यहां पर ले रहे हैं RNH2, समझ गए बच्चों, और यहां पर अगर हम लें ClCOR, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे RCO, ठीक है बच्चों, और ये बचेगा NHR, ये कहलाएगा N एल्काइल अमाइड। क्या बन जाएगा, N एल्काइल अमाइड, और यहां क्या रिमूव हो गया, एक HCl, जैसे इसमें एक एक करके रिमूव हो रहे थे, ठीक है, HCl। तो यहां पर एक HCl रिमूव हुआ, यहां एक HCl, जस्ट ऐसा ही इसमें ये हो गया, ठीक है। तो ये एसाइलेशन है। अगर हम यहां RNH2 और प्लस ClCO C6H5 का यूज करें तो हमारे पास बनेगा यहां पर C6H5CONHR, ठीक है बच्चों, N एल्काइल बेंजामाइड। क्या बन जाएगा, N एल्काइल बेंजामाइड। समझ गया बच्चों। अगर यहां पर C6H5
NH2 ले लिया जाए और Cl COC6H5 लिया जाए तो C6H5CO NH C6H5 N फिनाइल, ठीक है, बेंजामाइड। इस रिएक्शन का नेम भी है बच्चों, ये पर्टिकुलर रिएक्शन कहलाती है शॉर्टेन, ठीक है, बाउमैन रिएक्शन। समझ गए ना कि एनिलीन का जो बेंजोइलेशन है ये एक शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन है। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन किस में आएंगी? बेंजोइलेशन में। जबकि ये वाली रिएक्शन जो है एसाइलेशन है, ये वाली पर्टिकुलर, ये क्या है? एसाइलेशन। और ये क्या हो जाएगी? बेंजोइलेशन। एनिलीन का बेंजोइलेशन एक शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन कहलाती है। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, ये हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, ठीक है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों? सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन, ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह का। तो ध्यान रखें कि जो NH2 ग्रुप है, आपको पता है बच्चों कि NH2 ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ गए बच्चों? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देयरफॉर इट गिव, ठीक है, इट गिव ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब है कि ऑर्थो और पैरा दोनों जगह भर जाए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इन प्योर स्टेट। अगर हम एनिलीन का प्योर एसीटेट का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर हम NH2 लें और यहां पर एक Br2 की रिएक्शन करा दें, ठीक है, और यहां सपोज वाटर है, तो ये क्या करता है कि हर एक कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन कर देता है, मतलब Br ऐसे Br। समझ गए ना? ठीक इसी तरह से अगर नाइट्रेशन कराया जाए, समझ गए बच्चों कि नाइट्रेशन, अगर एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है, तो देखोगे आपकी एनिलीन का अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करा दिया जाए यहां पर NH2 लेके और प्लस HONO2, तो आप देखोगे कि ये 3 प्रोडक्ट बनाता है ऐसे। यहां NH2, ये हो गया ऑर्थो NO2 प्लस यहां पर आ जाएगा NH2 मेटा NO2, ठीक है बच्चों, और इसके साथ एक इस तरह का पैरा भी बनाता है, मतलब इसमें मेटा भी बन गया। अब आता है कि ये कैसे पॉसिबल है, और आप देखोगे कि जो इसमें ये है ये तो 51% बनता है और मेटा बन जाता है 47% और ये मात्र 2% बन रहा है। अब आता है कि मेटा कैसे बन गया, जबकि यहां पर एनिलीन का जो NH2 है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल था, फिर ऐसे कैसे हो गया? तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है बहुत ही बेसिक ग्रुप है। ये क्या है? बेसिक ग्रुप। और जैसे ही हम इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो पहले ये एक क्या बना लेता है? अमोनियम सॉल्ट बना लेगा इस तरह से, ये है। और ये जो ग्रुप होता है अमोनियम ग्रुप, ध्यान रखें ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गए बच्चों कि ये एक मेटा डायरेक्शनल नेचर शो करने लगता है। मींस अगर हम ये कहें कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे हो गया, तो ये है आपके पास NH3 और ये क्या है बच्चों? प्लस। या मैं इसको ऐसे बना दूं कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H, ये H और ये H है, तो ये इस ग्रुप को बाहर ले लेता है और कुछ समय के लिए इस तरह की कंडीशन बनेगी, ये हो जाएगा और यहां पर H माइनस। तो यहां पर ये जो है यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, इस तरह से ये क्या करता है, यहां पर जो है मेटा डायरेक्शनल नेचर शो करने लगता है। तो इसी के कारण जो मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? यहां पर ये दिख रहा है जो मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट,
और ऐसा होने के कारण जो ऑर्थो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाती है, तो इसीलिए ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ठीक है, दिस डिफेक्ट, ये जो है या इफेक्ट, बल्कि डिफेक्ट नहीं बच्चों, ये क्या है, ड्यू टू दिस, ठीक है, इफेक्ट एनिलीन गिव, ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड ऑर्थो पोजीशन जो होती है, ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाती है, डीएक्टिवेटेड हो जाती है। देयरफॉर ऑब्टेन, ठीक है, लो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट। तो ये इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों, समझ गए ना, कि इस तरह से ये होता है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड लें और तो ये एसिड है, तो अमोनिया ग्रुप, जो अमोनियम ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस कारण से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आने से ऑर्थो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण इसमें मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट के कारण मेटा प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब आता है कि अगर मान लो हमें केवल ऑर्थो पैरा में सब्सटीट्यूशन कराना है तो क्या करना होगा। तो ध्यान रखें कि इफ, ठीक है, ओनली ऑर्थो पैरा, ठीक है, सब्सटीट्यूशन, ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूशन डन इन एनिलीन, ठीक है, अगर हमें ये कराना है तो हमें क्या करना होगा कि NH2 ग्रुप जो होगा प्रोटेक्टेड करना होगा, प्रोटेक्टेड, समझ के भाई, प्रोटेक्टेड बाय एसिटाइल ग्रुप। किससे करें, एसिटाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ गए बच्चों कि NH2 ग्रुप को हम क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देते हैं, किससे, एसिटाइल ग्रुप से, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, मींस जो NHCOCH3 होता है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड NH2 नॉट सो, समझ गए बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ड्यू टू लॉस्ट ऑफ इट्स बेसिसिटी। समझ गए ना, तो हम पहले से प्रोटेक्ट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं देन, ठीक है, कि फिर इसके बाद जो भी सब्सटीट्यूशन कराना है वो सब्सटीट्यूशन करा दें, कि द डिजायर्ड, हम ये कह सकते हैं कि डिजायर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, डिजायर्ड सब्सटीट्यूशन फॉलोड या कैरी आउट, या हम ये कहें, ठीक है, कि डिजायर्ड सब्सटीट्यूशन कैरिड आउट एंड फाइनली CO, ये जो एसिटाइल ग्रुप है बच्चों, आपको क्या करना है कि जो फाइनली COCH3 ग्रुप, ठीक है, रिमूव्ड कर देते हैं, रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस, कि इस तरह से उसमें हम एक डिजायर्ड सब्सटीट्यूशन कर दें और फिर क्या कर दें, हम उसके बाद उस NH2 ग्रुप को वहां से हटा देते हैं। देखो कैसे, और फिर ये कर सकते हैं सर, तो यहां पर अगर हम ये कहें कि ये है NHH, समझ गए बच्चों, और यहां पर CH3CO का होल ट्वाइस, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से NHCOCH3, ठीक है, N या फिनाइल, ये बन गया हमारा N फिनाइल एसिटामाइड, या इसी को बोलते हैं बच्चों एसीटेनिलाइड, ये है N, ठीक है, प्रोटेक्टेड एनिलीन। अब ये एनिलीन जो है, और यहां पर रिमूव हो गया CH3COOH, अब इस एनिलीन में चाहे तो जैसा भी, मतलब अगर हम ये कहें
कि यहाँ पर हमें ब्रोमिनेशन कराना है तो बहुत इजी गोइंग ब्रोमिनेशन कराया जा सकता है। देखो बच्चों, ठीक है, कि हम यहाँ पर Br2 की रिएक्शन करा दें इस तरह से एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, इस तरह, और FeBr3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें यहाँ मिलेगा NHCONH2 और यहाँ पर Br प्लस। इसमें मेटा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रुप है, क्या नाम है, जो हमारा NH2 ग्रुप है, उसकी बेसिसिटी खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर रहेगा CH3 ग्रुप और यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ मिला हमारे पास Br। बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, H2O एसिड, तो इस तरह से हमारे पास ये हाइड्रोलिसिस करते ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पर NH2 आ जाएगा और प्लस CH3COOH बाहर हो जाएगा, और इस तरह से हमें Br यहाँ मिल जाएगा, या फिर दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास NH2 और यहाँ पर Br। तो इस तरह से हम NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करके ये रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हमें नाइट्रेशन कराएंगे अब, ठीक है बच्चों, तो नाइट्रेशन में भी हमें इसी तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, NH2 NO2 प्लस, समझ गए ना, मतलब पूरा वही नाइट्रेशन प्लस हाइड्रोलिसिस कराने के बाद तो ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दें, उसकी बेसिसिटी को लॉस्ट कर दें, और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो फिर हमें इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मेटा नहीं मिलेगा। सल्फोनेशन करा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, देखो, ठीक है, तो सल्फोनेशन अगर हम कराते हैं एनिलीन का, प्रोटेक्टेड कर लें पहले हम इस तरह से, है ना, और फिर हम इसमें H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से हमें मिल जाएगा ये NH2, ठीक है, COCH3 और यहाँ पर SO3H प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, NH2, सॉरी, NHCOCH3 और SO3H, ठीक है, और फिर हम इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दें एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से NH2 और यहाँ पर हमें मिलेगा SO3H और एक इसमें बन जाएगा NH2 और यहाँ पर क्या, SO3H। अब चूंकि बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, और ये बेसिक ग्रुप है, तो ये दोनों कभी भी स्टेबल एक साथ नहीं रह सकते, तो ये इस तरह का एक कंपाउंड में चेंज हो जाता है NH3 प्लस और यहाँ पर SO3 माइनस। समझ गए ना बच्चों कि यहाँ पर ये क्या होगा इस तरह से, और इसको क्या बोलते हैं पता है, SO3 माइनस ये है, ठीक है, यहाँ पर हम ये कहें कि ये हमें मिल जाएगा SO3 माइनस, तो ये कहलाता है ज्वेटर आयन। क्या कहलाता है, ज्वेटर आयन। जैसे अमीनो एसिड में होते हैं ना, ऐसे इसका ज्वेटर आयन बन जाएगा कि यहाँ पर NH3 प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा, SO3 माइनस, तो ये भी एक क्या है, ज्वेटर आयन है, ठीक है, एसिडिक भी नेचर होगा और उसका बेसिक में, मतलब एम्फोटेरिक होता है। ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक आयन, ज्वेटर आयन, डाइपोलर, इस तरह से। तो ये इसका सल्फोनेशन है। अब आता है कि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की बात करें तो ध्यान रखें बच्चों कि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन जो है कि एनिलीन, समझ गए ना, एनिलीन नॉट गिव फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन इन फ्री स्टेट ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर। समझ गए ना, इसमें क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, मीन्स C6H5NH2 और प्लस AlCl3, तो यहाँ पर ये बेस की तरह वर्क करता है और ये तो एसिड है ही, और इस तरह से यहाँ पर ये बन जाएगा सॉल्ट और यहाँ क्या आ जाएगा, AlC, तो ये अमोनियम, ठीक है, सॉल्ट बन गया, और ये कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कभी भी आप ध्यान से देखें, कभी भी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन
नहीं होती, इसीलिए रिंग जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट। और डीएक्टिवेटेड एनिलीन में कभी भी क्या नहीं हो सकता है? एक फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रिएक्शन थी, समझ गए बच्चों, कौन सी? एनिलीन की। इस तरह से एक और रिएक्शन बताता हूं। अब एक है हॉफमैन, समझ गए बच्चों, एक होती है हॉफमैन एलिमिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एलिमिनेशन इन अमोनियम, ये जो क्वाटरनरी जो अमोनियम सॉल्ट होता है, कौन सा सॉल्ट? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। समझ गए बच्चों कि जो इसका एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है उसमें मिलती है। तो ध्यान रखें कि इस एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल मीन्स less substituted alkene is major प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों कि इसमें लेस सब्सटीट्यूटेड जो एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। देखो ऐसा क्यों होता है बच्चों, जैसे यहां पर हम लें CH3, ये है CH3, ठीक है, और ये है CH3, ये है CH2, और ये है क्या? CH3। अगर इस, ठीक है, और ये है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, यहां पर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा। हम देखेंगे कि जब हम इसे हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा CH3 होल थ्राइस N प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या बन गई? एल्कीन। तो यहां तो आप देख रहे हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इस तरह से बीटा हाइड्रोजन। तो यहां तो कोई रूल की ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो आपके पास CH3 CH2 CH, यहां पर है NR3 प्लस ग्रुप, ठीक है बच्चों, और यहां पर है CH3। अब आता है कि अगर हम इसको हीट करें, ठीक है, यहां तो एक H2 रिमूव हो गई होगा, तो इसमें आप देखोगे कि ये एक बीटा पोजीशन है बच्चों, और एक ये है बीटा पोजीशन। तो यहां से ना निकल के और इसका जो प्रोडक्ट है आप देखोगे ये ऐसा दिखाई देगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यही इसमें मेजर होगा, प्लस NR3 और प्लस क्या? H2। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ठीक है, कि ये क्यों बना? तो एक्चुअली ये है, ये जो है E1CB मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या होती है? E1CB मैकेनिज्म, क्योंकि ये एक बैड लीविंग ग्रुप है, और बैड लीविंग ग्रुप मतलब ये जो होता है ये बैड लीविंग ग्रुप होता है, और बैड लीविंग ग्रुप हमेशा क्या देते हैं? E1CB एलिमिनेशन। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि यहां पर है H, ठीक है, यहां है C, और यहां है NR3 प्लस आयन। समझ गए बच्चों? और यहां पर है CH2 और H। अब सोचो कि इसका जब -I इफेक्ट पड़ेगा तो यहां पर 1 डिग्री एनोइनिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है, यही होगा ना कि जब प्रोटॉन इस तरफ, और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर 2 डिग्री क्या आएगा बच्चों? एनोइनिक नेचर। अब ये मोर स्टेबल है, आपको पता है कि ये क्या है? मोर स्टेबल, क्योंकि एनाइन तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और यहां क्या होगा? लेस स्टेबल। तो ऐसे में ये जो हाइड्रोजन होगा ना बच्चों, ये मोर एसिडिक होगा। कैसा होगा? मोर एसिडिक। और ये कैसा होगा? लेस एसिडिक। तो ऑटोमेटिक है कि जब यहां पर जो OH माइनस आयन है वो इस पर भी अटैक करेगा, इस पर, और हम ये कहें कि इस पे भी अटैक कर देगा, लेकिन जल्दी कहां रेट आएगा? जैसे ये R1 रेट है और ये क्या है? R2। तो R1 ज्यादा होगा R2 से, और यही रीजन है कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसमें आप देखोगे कि ये बॉन्ड तो ये हटा, तो यहां पर डबल बॉन्ड CH2 प्लस NR3 और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा? H2, और यही इसमें क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हाफमैन एलिमिनेशन है उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NR3 एक बैड लिविंग ग्रुप है और ऐसे में कोई कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा, और जो 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर है वो मोर स्टेबल होता है, जिसके कारण 1 डिग्री के जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होते हैं देन 2 डिग्री। और यही कारण है कि जो 1 डिग्री का प्रोटॉन है वो जल्दी निकलेगा और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगी। अब हम और कुछ एक दो रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि मान लो यहां पर हम आ जाते हैं, ठीक है, कि ये है हमारे पास एक एनिलीन इस तरह से एंड या एक ये है CH3। तो अगर हम इसको हीट करें, ठीक है बच्चों, और NR3OH ग्रुप है तो हमारे पास क्या एल्कीन बनेगी। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये है N, ठीक है, और या मैं इसको ऐसे ले लूं कि यहां पर 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, है ना, कि हम इस तरह से लें, ये है हमारे पास एक नाइट्रोजन और यहाँ है R2, ठीक है, यहाँ है प्लस और ये है OH माइनस और यहाँ पर है CH3। अब आप सोचो कि अगर हम इसको हीट करें तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखें कि यहाँ का ये तो बॉन्ड इधर खिसक रहा है, ऐसे ध्यान से देखें आप, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ आएगा, और यहाँ का जो H है, या हम ये कहें कि हमारे पास 2 जगह H दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक ये है, ठीक है, और एक यहां पर भी H है, लेकिन ये मोर एसिडिक है। क्या है, मोर एसिडिक। तो ये क्या होगा कि यहां NR2 हो जाएगा और यहां पर इस तरह से हमें एल्कीन मिलेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ना कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यहां का जो हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्फा है, ये है बीटा, तो ये जो है लेस एसिडिक है, जबकि यहाँ का जो H है और ये तो ये मोर एसिडिक है। यही रीजन है कि इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास नाइट्रोजन है और ये है, हम इसमें हाफमैन जो है, ठीक है, एलिमिनेशन लें, एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे फाइनली ऐसा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर मान लो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है NR2 और हम इसको हीट कर दें, हाफमैन, ठीक है, एलिमिनेशन HE, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये NR2, मतलब यहां पर नाइट्रोजन यहां रहेगा ऐसे। NR2 और देखो एक दो प्रोडक्ट और बता देता हूं, ठीक है, यहां पर है CH3 और ये है NR3 प्लस। समझ गए बच्चों। अगर हम इसको हीट करें तो यहां C डबल बॉन्ड CH2 और यहां क्या बन जाएगा, NR3 प्लस। तो ये बन गई एक एल्कीन। तो ये कुछ रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किससे रिलेटेड है बच्चों, अमीन, अमोनिया से, सॉरी अमाइन से, जो मैंने आपको बता दी। बाकी कोई खास रिएक्शंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है। एक रिएक्शन और बता दूं कि रिएक्शन, ठीक है, विद अमाइन, ठीक है, एल्डिहाइड्स, कि एल्डिहाइड लिए जाएं तो क्या होगा। तो ध्यान रखें कि जैसे एल्डिहाइड लेंगे और आप 1 डिग्री अमाइन का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां से ये H2O निकलेगा और बनेगा RCH डबल बॉन्ड NR प्लस H2O। इनको बोलते हैं सिफ बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको सिफ बेस, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हम इसका यूज करें सेकेंडरी अमाइन का, तो उसमें इनोल फॉर्म यूज होगा HNR2 और ये निकल जाएगा और बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH NR2। ये भी क्या है, सिफ बेस। ध्यान रखें सिफ बेस की पहचान है कि उसमें C डबल बॉन्ड, या हम ये कहें कि इसमें इतना होना जरूरी है बच्चों, क्या, C डबल बॉन्ड NC।
समझ गए ना, तभी ये क्या कहलाते हैं, सिफ बेस, इस तरह से। या फिर ये इस तरह से, जैसे ये दिख रहा है कि CN और ये C, इस तरह से, तो अभी ये क्या कहलाएंगे, सिफ बेस। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। ठीक है बच्चों, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप एंड करते हैं क्लास को अभी।